लेक्चर नंबर 2 है फिजिक्स का। अगर आप लोग लेक्चर नंबर 1 नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, लुसेंट 108 टॉपिक करके मिल जाएगा। ओके, देखिए हम पढ़ रहे थे राशि, ठीक है, परिमाण और दिशा के आधार पे जो है अदिश राशि, सदिश राशि, ये सब हम पढ़ लिए थे, ठीक है। मापक और मात्रक के आधार पे जो है इसे 3 भागों में बांटा गया था, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि, ठीक है। ये सब हम कल के वाले वीडियो में पढ़ लिए थे, मतलब पहला लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ओके, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम इससे आगे जानेंगे, ठीक है। समझते हैं ध्यान से। मूल राशि देखिए, मूल राशि 7 प्रकार के हुआ करते थे, ठीक है। अब व्युत्पन्न राशि की बात बोलेंगे तो मूल राशि की सहायता से व्युत्पन्न राशि प्राप्त करते थे हम लोग। पूरक राशि किसे बोलते थे? तो पूरक राशि एक तरह से हम उसे बोलते थे ना तो मूल राशि की सहायता से ना कि व्युत्पन्न राशि की सहायता से इसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो वो सब पूरक राशि के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि रेडियन, स्टेरेडियन, ये सब पूरक राशि के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब देखिए आगे हम जानेंगे एक एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रम बराबर अगर आपसे पूछेगा तो 10 मीटर एक एंगस्ट्रम बराबर होता है। ओके, एक मील बराबर पूछ लिया तो 1.6 किलोमीटर एक मील होता है। ओके, और मीटर में पूछ लिया तो 1600 मीटर हो जाएगा, ठीक है। बिहार पुलिस में इतना ही दौर है, 1600 मीटर। ओके, 6 मिनट में तय करना पड़ता है। तो एक मील बराबर किलोमीटर में बोल दिया तो 1.6 किलोमीटर हो जाएगा, या फिर मीटर में बोलेंगे तो 1600 मीटर हो जाएगा। ओके, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 1.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष होता है। ओके, मीटर में बोलेंगे तो मीटर में 1.46 गुना 10⁻15 मीटर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश वर्ष किसे बोलते हैं? एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी किसे बोला जाता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। ओके, और ये होते कितना है खगोलीय दूरी? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होते कितना है? तो 1.49 गुना 5 गुना 10⁻11 मीटर, ठीक है। क्या बोले? 1.495, ठीक है, 1.495 गुना 10⁻11 मीटर एक क्या होता है? तो एक खगोलीय दूरी होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को ही कहा जाता है खगोलीय दूरी। आगे देखते हैं प्रमुख यंत्र और सिद्धांत। प्रमुख यंत्र और सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि ये यंत्र जो है किस सिद्धांत पे काम करते हैं। जैसे कि भाप इंजन, भाप इंजन किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो ऊष्मागतिकीय सिद्धांत पे काम करते हैं। कौन? भाप इंजन। ओके, अब देखिए भाप इंजन का आविष्कार पूछ लिया आपसे तो जेम्स वाट जो है ये भाप इंजन के खोज किए थे, याद रखिएगा। ओके, आगे है डीजल इंजन किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो ये भी जो है ऊष्मागतिकीय सिद्धांत पे काम करते हैं। ऊष्मागतिकीय सिद्धांत क्या होता है? जैसे कि कोई भी चीज़ गर्माने में, जैसे कोई भी चीज़ गर्माएगा तभी ना वो काम करेगा, ठीक है। जैसे मोटरसाइकिल देखिए, ठंड के दिनों में ठंडा पड़ जाता है तो स्टार्ट नहीं होता है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग? पहले किक मारते हैं, फिर गुड़गुड़ाते हैं, गुई 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 करते हैं, फिर गर्म होता है, ठीक है, तब नहीं स्टार्ट होता है। तो सब क्या हो गया? ऊष्मागतिकीय सिद्धांत पर उसको काम करता है। ओके, गर्माएगा कोई चीज़, ऊष्मा पहले वो लेगा तब आप लोग को फिर अपना काम करने के लिए देगा। तो ये सब होता है ऊष्मागतिकीय नियम में। ये छोटा सा मैं एग्जांपल समझाए इसे। ओके, तो भाप इंजन का खोज जेम्स वाट किए थे। डीजल इंजन का खोज कौन किए थे? रुडोल्फ डीजल किए थे। डीजल इंजन और भाप इंजन दोनों ऊष्मागतिकीय सिद्धांत पे ही काम करते हैं। ओके, विद्युत जनरेटर जो है, जनरेटर को जनित्र भी बोला जाता है। ओके, विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कौन काम करते हैं? विद्युत जनरेटर। ओके, इसका काम क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। आगे देखते हैं रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? तो रॉकेट जो है न्यूटन के गति सिद्धांत पे काम करता है। और न्यूटन के कौन से गति सिद्धांत पे रॉकेट काम करते हैं? तो वो तीसरा गति के सिद्धांत पे वो न्यूटन के रॉकेट काम करता है। ओके, तो रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? न्यूटन के गति के सिद्धांत पे। कौन सा नियम? तो तीसरा गति का नियम के सिद्धांत पे काम करता है। अब देखिए न्यूटन अगर बोल दिया तो न्यूटन के कितने नियम हैं? तो 3 गो नियम है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 गो नियम दिए थे न्यूटन। ओके, अब समझिए ध्यान से। पहला नियम क्या बोलता है? इसका परिभाषा क्या है? कि कोई भी वस्तु तब तक विरामार अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जा सके, ठीक है। ये पहला नियम का उदाहरण हुआ। दूसरा नियम क्या बोलता है? कि दूसरा नियम जैसे कि बल का व्यंजन कमा नियम है, दूसरा नियम पे काम करता है। ओके, जैसे कि कैच कोई लोकता है, कोई कैच कर रहा है गेंद,
तो हाथ को पीछे की ओर लेना, ये न्यूटन का दूसरा गति का नियम है, ठीक है। और तीसरा गति का नियम क्या करता है, विपरीत प्रतिक्रिया, विपरीत प्रतिक्रिया, ठीक है। जैसे नाव से कोई छलांग मार रहा है तो पीछे की ओर नाव जाएगा, ठीक है। आगे छलांग मारेंगे जितना उतना ही पीछे की ओर जाएगा, ठीक है। तो विपरीत प्रतिक्रिया वो न्यूटन का तीसरा नियम है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा 3 नियम दिए थे न्यूटन, याद रखिएगा। आगे सोनार, सोनार की बात बोलेंगे तो सोनार जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो परासर्व तरंगे और परावर्तन के सिद्धांत पे ये काम करते हैं। कौन, तो सोनार। अब सोनार का फुल फॉर्म पूछेगा आपसे तो साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग जो होते हैं वो सोनार के फुल फॉर्म होते हैं, ओके। इसका काम क्या है, तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में सोनार का काम किया जाता है, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे है रेडियो। रेडियो किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो लघु रेडियो तरंग के सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए रेडियो दूरदर्शन की बात बोल रहा है, ठीक है। तो रेडियो दूरदर्शन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पे काम करते हैं, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन से तरंग पे काम करते हैं ये, तो याद रखिएगा रेडियो, ठीक है। लघु रेडियो तरंग के सिद्धांत पे ये काम करते हैं, रेडियो दूरदर्शन, ठीक है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग की बात आ गया तो ये 7 प्रकार के होते हैं, ओके। जब तरंग पढ़ाएंगे तो उसमें हम अच्छे से बता देंगे। आगे देखते हैं वायुयान। वायुयान किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो बर्नौली के सिद्धांत पे ये काम करता है वायुयान, ओके। वायुयान का खोज कौन किया था, तो वो किए थे राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स 2 भाई मिल के वायुयान के खोज किए थे। एक का नाम क्या थे, तो एल्बियरे, और दूसरा का नाम क्या थे, तो बिल्बर। एल्बियरे और बिल्बर, एल्बियरे और बिल्बर दोनों मिल के जो है किसका खोज किए थे, तो वो किए थे वायुयान की खोज किए थे, ओके। क्या चीज़ का, वायुयान का खोज किए थे, इसी को बोला जाता है राइट ब्रदर्स, ओके। अब देखिए रडार देखिए किस सिद्धांत पे काम करते हैं, या फिर रडार के पूरा नाम पूछेगा आपसे तो याद रखिएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, ठीक है। रडार का पूरा नाम होता है, ओके। इसे किस सिद्धांत पे काम किया जाता है, मतलब रडार जो है किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो याद रखिएगा प्रतिध्वनि के सिद्धांत पे ये काम करते हैं। इसका प्रयोग पूछ लेगा रडार का, तो दूर स्थित वस्तुओं का पता लगाने में रडार का इस्तेमाल किया जाता है। दूर स्थित वस्तुओं का पता लगाने में रडार का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष लोग जो है रडार का ही इस्तेमाल करते हैं, ओके। अंतरिक्ष यात्रियों को या फिर कोई भी उपग्रह भेजा तो रडार से ही पता किया जाता है कि ये कहाँ पे है। आप समझिए ध्यान से, रडार का खोज अगर पूछ लिया आपसे कौन किए थे, तो टेलर एवं यंग जो है रडार के खोज किए थे। इसका पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। आगे देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकाशिक तंतु है, जिसे रेशा बोल सकते हैं, प्रकाशिक रेशा, ठीक है। ये जो है पुनः सिद्धांत के परावर्तन पे काम करता है, ठीक है। पुनः आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ये काम करते हैं। कौन, ऑप्टिकल फाइबर, जिसे बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। अब देखिए पुनः आंतरिक परावर्तन के 1-2 उदाहरण याद रखिएगा, जैसे कि मृग मरीचिका का बनना। मृग मरीचिका क्या होता था, मृग मरीचिका किसे बोलते थे, जैसे कि हिरन लोग, जैसे हिरन जो होते हैं ना, तो हिरन को ऐसा लगता है कि वहाँ पानी है, वहाँ पानी है, वहाँ पानी है, ठीक है। जैसे कि रोड का चमकना, धूप पर से रोड चमकने लगता है, ऐसा लगता है कि वहाँ पानी है, तो वो सब क्या है, मृग मरीचिका का बनना, ओके। तो ये सब जो है उदाहरण है मृग मरीचिका, जो कि किसके कारण बनते हैं, तो वो बनते हैं पुनः आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे, ठीक है। आगे फोटोसेल जो है प्रकाश के विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे ये काम करते हैं, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर जो है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करते हैं। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करते हैं, याद रखिएगा, ओके। अब देखिए फोटोसेल प्रकाश के विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे ये काम करते हैं, प्रकाश के विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे काम करते हैं। कौन चीज़, तो फोटोसेल। और नाभिकीय रिएक्टर अगर आप पूछ लिया तो नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन जो है नाभिकीय रिएक्टर ये काम करते हैं, ओके। देखिए नाभिकीय रिएक्टर बोल दिया तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे काम करेंगे, लेकिन परमाणु बंद बोल दिया तो यहाँ नियंत्रित लगा है तो वो नियंत्रित नाभिकीय संलयन कर दीजिएगा। जहाँ हाइड्रोजन लगा हो, जहाँ की हाइड्रोजन बम की बात बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बम अगर बोले आपसे कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो वो नियंत्रित नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा। और यहाँ तो नाभिकीय रिएक्टर है ना, तो यहाँ हो जाएगा नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करते हैं, ओके। अब देखिए भौतिक
एवं रासायनिक विज्ञान दिवस हम लोग कुछ देखेंगे, ठीक है। भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान दिवस जो मनाते हैं, किस दिन मनाते हैं वो हम जानेंगे। जैसे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। किसके जन्म दिवस मनाते हैं? तो सीवी रमन के जन्म दिवस पे मनाते हैं। सीवी रमन की बात बोलेंगे तो ये क्या चीज़ के खोज किए थे? तो रमन प्रभाव। रमन प्रभाव कौन दिए थे? सीवी रमन दिए थे, ठीक है। और रमन प्रभाव किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पे ये काम करते हैं, ओके। अब देखिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? फिजिक्स के क्षेत्र में तो 1930 में मिले थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दूरसंचार दिवस, ये कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं? 17 मई को मनाते हैं, ठीक है। दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाते हैं, ओके। आगे देखते हैं आयुध निर्माण दिवस। आयुध निर्माण दिवस किसे बोलेंगे? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बोलते हैं आयुध निर्माण दिवस। ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 18 मार्च को। 18 मार्च को मनाते हैं हम लोग आयुध निर्माण दिवस या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस, ओके। आगे देखते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व ब्रह्मांड दिवस 14 अप्रैल को मनाए जाते हैं, ठीक है। और 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस भी मनाए जाते हैं, ठीक है। और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती भी जो है 14 अप्रैल को ही मनाते हैं, ओके। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस पूछ लिया तो 22 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था पहला पृथ्वी सम्मेलन। कहाँ पे हुए थे? तो रियो डी जेनेरो जो कि ब्राजील में पड़ता है, वहाँ पे पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? तो 11 मई को मनाते हैं, जिसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी डे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला परमाणु परीक्षण जो भारत में हुए थे, ये कहाँ पे हुए थे? तो राजस्थान के पोखरण जगह पे हुए थे। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो इंदिरा गांधी के समय जो है पहला परमाणु परीक्षण हुए थे। और ये कब हुए थे? तो 18 मई 1974 ईस्वी को पोखरण राजस्थान में हुए थे, ओके। पहला परमाणु परीक्षण का चिन्ह पूछेगा आपसे, तो चिन्ह क्या रखा गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा जो है पहला परमाणु परीक्षण का चिन्ह रखा गया था। अब देखिए दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुए थे? 11 मई 1998। 11 मई 1998 में जो है पोखरण में ही हुआ था, जो कि राजस्थान में पड़ते हैं, ठीक है। 11 मई 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण हुए थे, ठीक है। अब उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो है दूसरा परमाणु परीक्षण हुए थे 1998 में। इसका चिन्ह क्या रखा गया था दूसरा परमाणु परीक्षण के? तो याद रखिएगा शक्ति 98 जो है दूसरा परमाणु परीक्षण का चिन्ह रखा गया था, ठीक है, पहचान चिन्ह। अब देखिए राष्ट्रीय अभियंता दिवस, जिसे बोलते हैं इंजीनियरिंग डे, ठीक है। इंजीनियरिंग डे कब मनाते हैं हम लोग? तो 15 सितंबर को मनाते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं अभियंता दिवस। अब देखिए किसके जन्म दिवस पे हम ये मनाते हैं? तो मनाते हैं हम लोग विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस से हम लोग मनाते हैं 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे, ओके। अब देखिए यहाँ पे याद रखना है आप लोग को कि विश्वेश्वरैया जो है आयरन एंड स्टील कंपनी, ये कहाँ पे है? तो भद्रावती कर्नाटक में। कहाँ पे है? भद्रावती कर्नाटक में है, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुए थे, ठीक है। ये कब हुए थे? तो 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है तो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुए थे। कब हुए थे? 1987 में, ओके। आगे देखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग, ठीक है। आगे हम क्या जानने वाले हैं? तो तरंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए तरंग को दो भागों में बांटा गया है, एक यांत्रिक तरंग, एक विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। यांत्रिक तरंग को माध्यम की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, ये क्या है? माध्यम है। तो यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंग चलने के लिए माध्यम जो है रुकावट बन जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यांत्रिक तरंग चलने के लिए माध्यम चाहिए, ठीक है, और विद्युत चुंबकीय तरंग चलने के लिए माध्यम एक रुकावट बन जाता है, ओके। आगे यांत्रिक तरंग को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, एक अनुप्रस्थ तरंग, एक अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। अब देखिए अनुप्रस्थ तरंग जो है ये दो कंडीशन को फॉलो करते हैं, एक ठोस एक द्रव। ठोस और द्रव को अनुप्रस्थ तरंग फॉलो करते हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग जो है ये तीन कंडीशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। ठोस भी करते हैं फॉलो,
द्रव भी करते हैं फॉलो और गैस भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो है ये 3 कंडीशन को फॉलो करते हैं, लेकिन एग्जाम में लगाना होता है कि ध्वनि जो है, ध्वनि कौन सी तरंग है, तो क्या मारते हैं हम लोग, अनुदैर्ध्य तरंग मारते हैं। क्यों मारते हैं, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग जो है 3 कंडीशन को फॉलो करते हैं, तीनों कंडीशन में ये चल सकता है, ठोस, द्रव, गैस, इसलिए अनुदैर्ध्य तरंग हम ध्वनि को मार के निकल जाते हैं, ओके। और अनुप्रस्थ द्वय कंडीशन को फॉलो करते हैं, इसलिए नहीं मारते हैं। आगे देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, जैसे कि पी तरंग कैसी तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है, ओके। आगे अब देखिए अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग की बात बोलेंगे तो ये लंबवत चलती है, जैसे कि बीना गिटार से जो ध्वनि निकलती है ना, ये अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, ओके। समुद्र से उठा लहर, तनी हुई डोरी, ये सब में जो है अनुप्रस्थ तरंग के रूप में ये काम करते हैं, ठीक है। आगे अब देखिए अनुदैर्ध्य तरंग की बात बोलेंगे तो देखिए अनुदैर्ध्य तरंग में आपको ध्वनि पढ़ने को मिलेगा। अब देखिए ध्वनि को V0 से दर्शाया जाता है, V0 से, ठीक है। अब हवा में ध्वनि की चाल पूछ लिया आपसे तो 330 मीटर पर सेकंड होते हैं हवा में ध्वनि की चाल, ठीक है। आगे ध्वनि की चाल सबसे तेज किस में चलेगी, तो ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, ओके। निर्वात में चलेगी क्या ध्वनि, तो नहीं चलेगी निर्वात में, ओके। आगे ध्वनि से रिलेटेड कुछ सवाल पूछेंगे आपसे, जैसे कि सबसोनिक क्या होते हैं, सुपरसोनिक क्या होते हैं, हाइपरसोनिक क्या होते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि ध्वनि अगर ध्वनि की चाल ज़्यादा है, ये ध्वनि है ना, ध्वनि की चाल ज़्यादा है, ध्वनि की चाल जो है अगर ज़्यादा है, ठीक है, ध्वनि की चाल ज़्यादा है तभी तो वस्तु की चाल को ढकेल रहा है। तो ध्वनि की चाल अगर ज़्यादा रहे ना और वस्तु की चाल अगर कम रहे तो इस कंडीशन को बोलते हैं सबसोनिक, ओके। यही उल्टा अगर पूछ ले आपसे कि ध्वनि की चाल जो है ये कम है और वस्तु की चाल ज़्यादा है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सुपरसोनिक, ओके। अब देखिए ध्वनि की चाल से वस्तु की चाल 5 गुना ज़्यादा है, ठीक है, मतलब वस्तु की चाल 5 गुना ज़्यादा है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपरसोनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपरसोनिक बोलेंगे, ओके। तो कल जो हम पढ़ने वाले हैं तरंग पढ़ेंगे और भी अच्छे से पढ़ेंगे तरंग के बारे में, ओके। और जो भी टॉपिक लेके आते हैं इससे आपका एग्जाम काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए हम टॉपिक जो भी लेके आते हैं ना वो एनालिसिस करके लेके आते हैं। आप मेरा टॉपिक पढ़ लीजिए, उसके बाद सेट लगाइए, सेट आपका जो है इंक्रीज़ करेगा, मतलब कि नंबर आपका इंक्रीज़ करेगा सेट में, ठीक है। आप एक बार लगा के देखिए, मेरा टॉपिक पढ़िए और सेट लगाइए, बिल्कुल इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि हम लूसेंट चला रहे हैं, लूसेंट से क्वेश्चन रहता ही है हर सेट में, ओके। देन चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम लोग कल पढ़ेंगे तरंग के बारे में और भी अच्छे से विस्तार से, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।